हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में नेचर ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाऊंगी। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट का मतलब मैनेजमेंट का कैसा नेचर होता है। तो हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट के 4 नेचर को डिटेल में पढ़ेंगे। पहला नेचर होता है मैनेजमेंट एज अ साइंस, मीन्स कि मैनेजमेंट में साइंस का भी गुण पाया जाता है, साइंस का भी नेचर पाया जाता है। ठीक है। साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑब्जर्व फाइंडिंग फैक्ट्स एंड इवेंट। साइंस comprises exact principles which can be verified and it can establish causes and effects relation। देखिए साइंस क्या होता है, हम लोग बचपन से ही साइंस पढ़ते आ रहे हैं। तो साइंस एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। मतलब कि यहाँ पे आपको जो भी नॉलेज, जो भी हम लोग रूल्स पढ़ते हैं साइंस में, वो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, उसके पीछे के फैक्ट्स और इवेंट को सर्च करके ही ये यूनिवर्सल किया जाता है। ठीक है। तो और ये क्या होता है, एग्जैक्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड ऑन होता है। जैसे कि अगर हम एप्पल को ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे की तरफ आएगा, तो इसके पीछे साइंस क्या है कि हमारे अर्थ में ग्रेविटेशनल है, इसीलिए वो नीचे आ रहा है। ठीक है। तो इसमें एक एग्जैक्ट प्रिंसिपल होता है। अब इसके कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करेंगे जो कि हमारे मैनेजमेंट के साथ सिमिलर है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट के साथ मैच करते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट के साथ मैच नहीं करते हैं। तो पहला है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। In science organized, the systematic study material is available which is used to acquire the knowledge of science. Like science in management also there is availability of systematic and organized study of material। तो ये जो फर्स्ट है ना, साइंस में जो भी ये कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, तो मैनेजमेंट में भी ये पाया जाता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इसलिए यहाँ पे हम बोलते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। सो फर्स्ट फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो पहला वाला जो फीचर है ना, वो मैनेजमेंट के साथ 100% मैच करता है। सेकेंड, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है। कोई भी प्रिंसिपल्स को हम लोग ऐसे ही इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, उसमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं और एक्सपेरिमेंटेशन किए जाते हैं, देन उसको हम लोग यूनिवर्सली इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे science principles are developed through scientific observation and then tested through repeated experiments. The management principles are also developed through observation and experiments, but science management deal with human behavior cannot be observed with full objectivity. Some kinds of subjectivity may enter. This feature of science is partially present, so management can be called as इनएग्जैक्ट साइंस। तो यहाँ पे देखिए साइंस में हम लोग बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसी ऑब्जर्वेशन को बार बार रिपीट करके एक्सपेरिमेंट करते हैं, और मैनेजमेंट भी सेम ऐसा ही करता है। लेकिन मैनेजमेंट में क्या होता है, हम लोग ह्यूमन को देखते हैं, मैनेजमेंट में ह्यूमन के साथ डील किया जाता है, ह्यूमन के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फीचर्स है सेकेंड वाला, ये मैनेजमेंट में पार्शियली है, मतलब एग्जैक्टली ये साइंस हम नहीं कह सकते हैं, पार्शियली साइंस हम कह सकते हैं। पहला वाला एग्जैक्टली था, सेम मैच कर रहा था, और सेकेंड वाला यहाँ पे पार्शियली मैच कर रहा है। ठीक है। सो मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड इन एग्जैक्ट साइंस। थर्ड होगा यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशंस एंड वैलिडिटी, दैट मीन्स दे गिव सम रिजल्ट इन ऑल सिचुएशंस। Management principles are not exact like scientific principles, so their application and use is not universal। अब यहाँ पे देखिए साइंस का जो भी नियम निकलता है, जो भी ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट करके नियम निकलता है, वो ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में सेम ही होता है, कोई उसमें चेंजेस नहीं होता। अगर हम भारत में देखते, भारत में भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा और यूएसए में भी काम करेगा, मतलब ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है। लेकिन मैनेजमेंट यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं होता है, और मैनेजमेंट कभी भी सेम नहीं होता है। हर बिजनेस का अलग अलग उसके नीड के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट किया जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो थर्ड वाला फीचर्स है ना, ये मैनेजमेंट में बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। फर्स्ट फीचर प्रेजेंट है, सेकंड फीचर पार्शियली है, और थर्ड फीचर बिल्कुल भी इसमें नहीं पाया जाता है। तो इसके कंक्लूजन को देख लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ साइंस विथ मैनेजमेंट, वी फाइंड दैट वन फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट वेयर एज 2 are not present, so management cannot be considered pure or exact science, but we can call it an inexact science or social science।
तो यहाँ पे समझ में आया कि पहला वाला एग्जैक्टली मैच कर रहा था, सेकेंड वाला पार्शियली कर रहा था, तो इसको भी इसने इंक्लूड नहीं किया है, मतलब एक मैच कर रहा है और बाकी दो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग प्योर साइंस नहीं कहेंगे, एग्जैक्ट साइंस नहीं कहेंगे, बट इसको हम लोग कहेंगे क्या, इनएग्जैक्ट साइंस या सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग मैनेजमेंट एज एन आर्ट। इसमें भी यहाँ इसके अंदर 3 फीचर्स है। अब चेक करते हैं कि ये आर्ट्स का फीचर्स मैनेजमेंट के साथ मैच करता है कि नहीं। पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। जैसे आर्ट्स में हम लोग आर्ट्स पढ़ते हैं जिसमें कला होता है, संगीत होता है, बहुत कुछ क्रिएटिविटी वाले थिंग्स होते हैं, तो उसको हम लोग आर्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थियोरेटिकल नॉलेज भी होता है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी होता है। In every art there is a systematic and organized study material available to acquire theoretical knowledge of the art. For example, various books on different rags are available in music. जैसे म्यूज़िक में राग्स होते हैं तो उस राग के भी बहुत सारे डिफरेंट बुक मिलते हैं। In management also there is organized lecture available in various area of management like marketing, finance, human resource, etc., which manager uses in his day-to job while performing managerial activities. So this feature of art is present in management. तो देखिए जिस तरीके से आर्ट्स में भी theoretical knowledge होता है, उनके बुक्स पाए जाते हैं, मैनेजमेंट में भी बुक्स पाए जाते हैं। जब आप MBA करेंगे, BBA करेंगे, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे जिसके ऊपर बुक मिलेगा। तो ये क्या होता है, इस पर भी थियोरेटिकल नॉलेज का बुक रहता है। तो फर्स्ट फीचर एकदम टैली कर रहा है। सेकेंड देखेंगे हम लोग पर्सनल एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या होता है कि आर्ट्स में हम लोग जो भी सीखते हैं उसका एप्लीकेशन हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 2 सिंगर हैं, एक लता मंगेशकर है और एक नेहा कक्कर है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ने ही म्यूज़िक सीखा है, सेम थियोरेटिकल सेम कुछ सब कुछ सीखा है, लेकिन दोनों ही अपने गाने में क्या है, अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं। दोनों के ही गाने बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आर्ट्स में हम लोग सीखते तो हैं, सब कोई सेम चीज़ सीखता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन सब लोग अपने हिसाब से करते हैं, सबका एप्लीकेशन अलग अलग होता है। इसमें किसी का सेम एप्लीकेशन नहीं होगा। क्लियर है? एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करना, कि आप जो सीखे उसी काम को आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे सबकी अलग अलग क्रिएटिविटी होती है। इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थियोरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ। एवरी आर्टिस्ट must have personal skills to apply that knowledge. For example, all musicians learn same rags but they apply these rags according to their personal skills, which makes them different. When 2 speakers, 2 dancers, 2 actors will always differ is demonstrating their act. तो यहाँ पे देखिए 2 डांसर को बुलाइए, 2 सिंगर को, किसी को भी बुलाइए, कोई भी आर्टिस्ट को, उनका डिफरेंट ही होगा, सेम नहीं होगा। तो मैनेजमेंट में भी यही होता है। मैनेजर्स, सारे मैनेजर्स सब कुछ सीखते हैं, स्टडी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और देन अपना जो भी उनका क्रिएटिविटी तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने नॉलेज का एप्लीकेशन करते हैं, मतलब अपने नॉलेज का यूज़ करते हैं। इन मैनेजमेंट ऑल्सो ऑल मैनेजर्स लर्न सेम मैनेजमेंट थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स, बट their efficiency depends on how well they use these principles under different situation by applying personal skills. So this feature of art is also present in management. तो यहाँ पे क्या है कि ये सेकेंड वाला फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। थर्ड हम लोग देखेंगे बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो देखिए आर्ट्स जो होता है वो क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा, आपकी क्रिएटिविटी उतना इन्हेंस होगा। ठीक है, ये होता है आर्ट्स में। तो सेम मैनेजमेंट में भी वही होता है। तो मैनेजमेंट भी प्रैक्टिस का ही चीज़ है। हम जितना मैनेजमेंट का काम करेंगे, मेरा काम उतना ज़्यादा एफिशिएंट होगा और उतना ज़्यादा ही क्रिएटिविटी के साथ करेंगे। ठीक है, द आर्टिस्ट रिक्वायर रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आर्ट टू बिकम मोर फाइन एंड परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये सबने सुना है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इवन आप भी अपने सब्जेक्ट में बार बार रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप अपने सब्जेक्ट के मास्टर कहलाएंगे, तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जितना ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस किया जाएगा वो उतना ज़्यादा फाइन और परफेक्ट होगा। विदाउट प्रैक्टिस आर्टिस्ट लूज देयर परफेक्शन। तो देखिए प्रैक्टिस कहीं ना कहीं अगर आप करना छोड़ देंगे तो आपका जो परफेक्शन है वो आपका छूट जाएगा। जैसे मैथ्स को हम अगर ले लें तो मैथ्स आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, अकाउंट्स आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको याद रहेगा और उतना अच्छे से सॉल्व करेंगे कम समय में। लेकिन वही अगर मैथ्स आपका बहुत दिन छूट जाए, बहुत साल छूट जाए, तो फिर आपको बनाने में दिक्कत आएगा, उसकी एबिलिटी को आप भूल जाएंगे। ठीक है ना?
Art requires creativity practice. Artist must add his creativity to the theoretical knowledge he has learned. Some way with experienced manager also improve their managerial skills and efficiency. A good manager work through a combination of practice, creativity, imagination, initiative and innovation. तो ये लाइन को अंडरलाइन कर दे रहे हैं कि एक मैनेजर भी क्या करता है ना, अपना क्रिएटिविटी दिखाता है, उसके अंदर भी ये जो जितने सारे गुण हैं ये डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि वो प्रैक्टिस करेगा, क्रिएटिविटी करेगा, इमेजिनेशन। देखिए इमेजिनेशन एक कलाकार भी करता है, इमेजिनेशन करना बहुत अच्छी बात है। वो इमेजिनेशन कर लेता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ऐसा सिचुएशन अगर हुआ तो किस तरीके से वो टैकल करे, तो वो इमेजिनेशन मतलब वो सोचने लगता है। इनिशिएटिव मतलब शुरुआत, हर काम को वो शुरुआत करने की क्षमता रखता है। इनोवेशन एकदम नए तरीके से, कोई भी काम को किस तरीके से एकदम नया ढंग से किया जाए कि काम बहुत अच्छा हो, तो ये फीचर भी हमारा मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। तो तीनों फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, तो हम इसको कह सकते हैं। इसके कंक्लूजन को देख ले। ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ आर्ट्स विथ मैनेजमेंट, वी फाइंड all the features of arts are present in management, so we can call management as an art of getting the things done by others. management एक आर्ट होता है जिसमें किसी भी काम को हम लोग किसी दूसरे से काम करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि साइंस और आर्ट्स दोनों होता है, ठीक है। मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट, लाइक साइंस इज हैज सिस्टमैटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, and like art is required personal skills, creativity and practice to apply such knowledge in the best possible way. Science and art are not in contrast to each other, both exist together in every function of management, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हम मैनेजमेंट को प्योर साइंस नहीं कह सकते हैं, मैनेजमेंट में आर्ट्स भी पाया जाता है और साइंस भी पाया जाता है, दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज भी होता है, उस नॉलेज को किस तरीके से हम परफॉर्म करें वो हमारी क्रिएटिविटी, हमारे पर्सनल स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे फोर्थ वाला, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब होता है पेशा, ठीक है। Profession can be defined as an occupation backed by the specialized knowledge and training in which entry is restricted. जैसे कि देखिए यहाँ पे प्रोफेशन में डॉक्टर हो गया, सीए हो गया, इंजीनियर हो गए, टीचर हो गए, एडवोकेट हो गए, तो ये सारे प्रोफेशन है। इसको आपको करने के लिए एक स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है, आपके पास स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए, और इसमें सब कोई इंटर नहीं कर सकता। अब डॉक्टर है तो डॉक्टरी के लिए आपको स्पेशल नॉलेज होगा, उसके लिए आपको ट्रेनिंग करवाया जाएगा, और हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है, तो उसी को हम लोग प्रोफेशन कहते हैं। तो प्रोफेशन का पहला फीचर्स यहाँ पे होगा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो ये वाला पार्ट जो है वो मैनेजमेंट में भी होता है। In every profession there is practice of systematic body of knowledge which helps the professionals to gain specialized knowledge of that profession. तो जो भी जिस प्रोफेशन में जाना चाहता है उसके लिए एक थियोरेटिकल पार्ट होता है, और उसी थियोरेटिकल पार्ट को वो स्टडी करके अपने प्रोफेशन में लाता है। इन केस ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट में भी यही चीज़ है, हम लोगों ने साइंस में देखा था, आर्ट्स में भी देखा था, तो यहाँ पे भी मैनेजमेंट में भी थियोरेटिकल नॉलेज होता है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल ऑन मैनेजमेंट स्टडी। स्कॉलर्स आर स्टडिंग वेरियस बिजनेस सिचुएशंस एंड आर ट्राइंग टू डेवलप न्यू प्रिंसिपल्स टू टैकल दीज सिचुएशन। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या है कि मैनेजमेंट में भी बहुत सारे बुक्स पाए जाते हैं, और जो स्कॉलर्स होते हैं वो डिफरेंट बिजनेस के सिचुएशन को स्टडी करते हैं, और वो नए नए तरीके से क्या करते हैं, प्रिंसिपल्स निकालते हैं जिससे कि उस सिचुएशन को टैकल किया जाए। टैकल करने का मतलब हैंडल किया जाए। तो फर्स्ट फीचर क्या है, प्रेजेंट है मैनेजमेंट में। फर्स्ट वाले फीचर के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब यहाँ पे एंट्री सबके लिए नहीं है, कुछ ही लोगों के लिए, जो नॉलेज को लेके आएगा उसी के लिए यहाँ पे है। अब सीए का पढ़ाई आपने नहीं किया, सीए के एग्ज़ाम को नहीं दिया है, तो आप सीए नहीं बन सकते, तो आपके लिए वहाँ पे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है प्रोफेशन में
द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज़ रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और डिग्री। तो यहाँ पे किस तरीके से रिस्ट्रिक्शन किया जाएगा, उसके लिए आपको एग्जाम्स देने पड़ेंगे, उसके लिए आपके पास डिग्री होना चाहिए, तभी आप उस फील्ड में जा सकते हैं। अगर आपके पास ये कुछ नहीं है तो आप उस फील्ड में नहीं जा सकते हैं। अ पर्सन कैन प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर ओनली व्हेन ही इज हैविंग MBBS degree, whereas there is no legal restriction on appointment of managers. Anyone can become a manager irrespective of the educational qualification। तो यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट में अभी तक तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट नियर फ्यूचर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन भी हो सकता है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति मैनेजर बन सकता है, बस उसके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जस्ट लाइक MBA कर ले, MBA करने से ही हो जाएगा। बट नाउ मैनी कंपनीज प्रेफर टू अपॉइंट मैनेजर्स ओनली विद MBA डिग्री। अब धीरे धीरे ये हो जाएगा कि मैनेजर्स के एरिया में भी रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। तो जैसे कुछ कंपनियों में आज भी क्या है, जिसके पास MBA का डिग्री होगा वही मैनेजर के पोस्ट में जाएगा, ठीक है। So presently this future of profession is not present in management, but very soon it will be included with statutory backing। तो अभी तक तो ये फीचर नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी इसको कानूनी तौर पे लागू कर दिया जाएगा। अभी कोई भी मैनेजर बन सकता है, अगर उसके पास मैनेजर स्किल हो तो वो कर सकता है, लेकिन कुछ कुछ कंपनियां अभी भी MBA को प्रीफर करती है कि भाई आपके पास MBA है देन आप तभी मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड वाले में देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। For all the profession, special association are established and every professional has to get himself registered with his association before practicing that profession। अब देखिए यहाँ पे एसोसिएशन मतलब एक संस्था होता है, तो प्रोफेशनल लोगों के लिए एक संस्था बनाई जाती है जहाँ पे एजुकेशन होने के बाद, ट्रेनिंग होने के बाद लोगों को वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है अपना। ये प्रोफेशन के क्राइटेरिया में दिया गया है, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर है तो डॉक्टर्स हैव टू गेट themselves registered with the Medical Council of India। तो डॉक्टर्स को यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। लॉयर्स विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया एट्सेट्रा। तो ये सारे कुछ काउंसिल होते हैं या एसोसिएशन होते हैं जहाँ पे प्रोफेशनलिस्ट को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना मस्ट होता है, लेकिन मैनेजमेंट में ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट नियर फ्यूचर ये भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। इन केस ऑफ मैनेजमेंट, वेरियस मैनेजमेंट एसोसिएशन आर सेट अप एट नेशनल एंड international level which have some membership rules and set the ethical codes। for example, AIMA in New Delhi, National Institute of Professional Management at Kolkata, etc। but legally it is not compulsory for managers to become a part of this organization by registration। देखिए मैनेजमेंट के लिए भी बनाए गए हैं कुछ संस्थाएं, लेकिन इसको अभी तक एम्फसाइज नहीं किया जा रहा है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना है। अभी तक यहाँ पे छूट है, कोई भी यहाँ पे आ सकता है विदाउट रजिस्ट्रेशन के, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका क्या कंक्लूजन है। सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूड एंड गेट स्टैट्यूटरी बैकिंग ऑल्सो। तो ये अभी तक तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी इसको भी इंक्लूड किया जाएगा कानूनी तौर पे। फोर्थ पॉइंट पे, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। For every profession there are set of ethical codes fixed by professional organization and are binding on all professionals of that professions। यहाँ पे एक स्पेसिफिक एथिकल कोड्स दिया जाता है। हर प्रोफेशंस में कुछ सेट ऑफ एथिकल कोड्स होते हैं जो कि प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो बनाए जाते हैं, सेट किए जाते हैं, और यहाँ पे उन प्रोफेशनल को यहाँ पे उनको एक तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट दिया जाता है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। इन केस ऑफ मैनेजमेंट देयर इज़ ग्रोइंग एम्फसाइज In the case of management, there is growing emphasis on ethical behavior of managers। All India Managers Association (AIMA) has devised a code of conduct for all Indian managers, but legally it is not compulsory for all the managers to get registered with the AIMA and abide बाई एथिकल कोड्स। तो यहाँ पे देखिए हमारे भारत में ना एथिकल कोड्स वगैरह बनाए तो गए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं कि इसको करना ही करना है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, एथिकल कोड्स आपको वहाँ से लेना है। एथिकल कोड्स हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ना, जैसे कि आप किसी भी स्कूल में एडमिशन करवाते हैं तो आपको एक इनरोलमेंट नंबर या कोई एक स्पेसिफिक यूनिक नंबर मिलता है जो दूसरे बच्चों से डिफरेंट होता है, उसी को हम लोग एथिकल कोड्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात किया जाए कि ये वाला फीचर्स जो है ना अभी तक तो प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में, लेकिन बहुत जल्दी इसको इंक्लूड किया जाएगा, कानूनी तौर पे इसको किया जाएगा। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अभी तक ये प्रेजेंट नहीं है। फिफ्थ देख लेते हैं, सर्विस मोटिव।
The basic motive of every profession is to serve the clients with dedication, whereas basic purpose of management is achievement of management goals. For example, for a business organization, the goal can be profit maximization, but nowadays only profit maximization cannot be sole goal of an enterprises. To survive in market for long period of time, a businessman must give due importance to social objectives along with economic objectives. So presently this features of profession is not present, but very soon it will be included. अब यहाँ पे देखिए सर्विस मोटिव, तो प्रोफेशन में सर्विस मोटिव होता है। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर वो अपना सर्विस ही दे रहा है, लॉयर भी सर्विस दे रहा है, सीए भी सर्विस दे रहा है, टीचर भी सर्विस दे रहा है, तो वहाँ पे सर्विस मोटिव है कि डेडिकेशन के साथ वो अपने काम को करते हैं। बट मैनेजर्स में कोई ऐसा सर्विस मोटिव तो नहीं है, उनका मेन मकसद है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। लेकिन आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में अगर वो खुद का ही प्रॉफिट देखेगा तो वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मार्केट में सर्वाइव करने के लिए उसको कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने पड़ते, जो कि इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि मैनेजमेंट के 4 नेचर है, जिसमें से कंपेयर की कौन सा नेचर एकदम एग्जैक्टली है, कौन सा नेचर एग्जैक्टली नहीं है। तो पहला हम लोगों ने साइंस पढ़ा, आर्ट्स पढ़ा, फिर साइंस आर्ट दोनों पढ़े, फिर प्रोफेशन पढ़ी। ये 4 इसके नेचर है जिसमें हम लोग कंपेयर किए। और कंपेयर कैसे किए, सबके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ किए। तो आप भी वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स बनाते चलिए, हेडिंग लिखते चलिए। नोट्स बनाने का मतलब कैसे कि आप मेन हेडिंग, सब हेडिंग और कुछ कीवर्ड्स वहाँ से नोट करते हुए चलिए। इस तरीके से आपका एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा। आगे चलते हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं होता है, इसमें ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं जो मैनेजमेंट के काम को करते हैं। तो इनका भी लेवल होता है कि किस लेवल के मैनेजर्स का क्या वर्क है, क्या वो वर्क करवाएगा। तो इसको हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे एक पिरामिड है और इस पिरामिड को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक है। एक ये बड़ा वाला पार्ट है, इसको टॉप लेवल मैनेजमेंट कहेंगे, मिडिल वाले को मिडिल लेवल मैनेजमेंट कहेंगे और नीचे वाले को हम लोग बोलेंगे सुपीरियर लेवल, ऑपरेशनल और लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये इसके बहुत सारे नाम हैं। अब इसमें कौन कौन आते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो लेवल कितने होते हैं मैनेजमेंट के, अगर पूछा जाए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेन लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स आर टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और सुपीरियर लेवल, या इसको हम लोग ऑपरेशनल या फिर हम इसको लोअर लेवल मैनेजमेंट कह सकते हैं, ठीक है। इसी पिरामिड को बना के आप लिख सकते हैं। तो इसमें कौन आएगा, फर्स्ट लेवल में आ जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, जनरल मैनेजर्स, प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको CEO कहते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जिसको CFO कहते हैं एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जिसको हम लोग COO कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे इतने सारे कैटेगरी के मैनेजर्स आएंगे जिसको हम लोग बोलेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये सारे ब्लूप्रिंट बनाएंगे बिजनेस के, सारा जो बड़ा बड़ा डिसीजन है, रूल्स रेगुलेशन है, ये बनाएंगे और मिडिल वाले इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। देखिए 2 एरो आपको दिख रहा है, एक एरो इधर नीचे की तरफ और एक एरो ऐसे ऊपर की तरफ। तो नीचे की तरफ दिख रहा है अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब होता है अधिकार। तो ऊपर से नीचे धीरे धीरे यहाँ पे अधिकार को डिसेंट्रलाइज किया जाता है और फिर इनको जो भी अधिकार दिया था उनसे फिर हम लोग रिपोर्ट भी लेते हैं, उनसे आंसर लेते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। आंसरेबल जो होता है उसको अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। तो जैसे जिनको अथॉरिटी दिया गया उनसे वैसे हम लोग आंसर भी लेते हैं कि भाई ये काम इतने दिन में क्यों नहीं हुआ या कैसे करना है, कैसे की, वो सारा रिपोर्टिंग हम लोग करते हैं। मिडिल लेवल में आएगा जितने भी डिविजनल मैनेजर्स, मतलब कि जिनका विभाग बना हो, विभाग मतलब डिवीजन, परचेज मैनेजर्स, सेल्स मैनेजर्स, मार्केटिंग मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड, डिपार्टमेंट हेड। तो ये सारे मिडिल लेवल के होते हैं और उसके जस्ट नीचे आता है सुपीरियर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर्स, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम लोग पेपर ही देख लेंगे, फर्स्ट जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं उनमें कौन कौन आता है, तो ये वही पूरा लिखा हुआ है। अब इनके फंक्शंस को देख लेते हैं। यहाँ से MCQ आपका बनता है, केस स्टडी बनता है, तो इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझ के इसको करिएगा, ठीक है। पहला फंक्शन जो होता है, फंक्शन का मतलब होता है काम, इन फर्स्ट लेवल के मैनेजर्स के क्या काम होते हैं, क्लियर है। टू इंटीग्रेट diverse elements and coordinate the activities of different department according to overall objectives. integrate मतलब इकट्ठा करना, diverse मतलब different element को और उनको coordinate करना मतलब तालमेल बिठाना, different element को इकट्ठा करके उनमें coordination करना।
डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। तो देखिए अगर मेरा बिजनेस है या मैन्युफैक्चरिंग है तो मेरे पास डिपार्टमेंट भी अलग होंगे, कहीं पे परचेस डिपार्टमेंट होगा, कोई सेल्स डिपार्टमेंट होगा, कोई कैश डिपार्टमेंट होगा। तो इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। इवन आप अगर कभी बैंक गए होंगे तो आपको बहुत सारा डिपार्टमेंट दिखता है कि यहाँ से कैश को विड्रॉल किया जा सकता है, यहाँ पे कैश डिपॉजिट किया जा सकता है, यहाँ से लोन लिया जा सकता है। तो डिपार्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट को कौन देखेगा पूरे तरीके से ओवरऑल बिजनेस के ऑब्जेक्टिव से, वो देखेगा टॉप लेवल मैनेजर। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब पूरी तरीके से जिम्मेदारी टॉप लेवल मैनेजर का होता है कि वो उस बिज़नेस या उस ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर करेगा और वो उसके सर्वाइवल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। सर्वाइवल मतलब लंबे समय के लिए मार्केट में टिके रहना। ठीक। थर्ड है, एनालाइज बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर सर्वाइवल ऑफ द फर्म। अब ये क्या करे, बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करेगा, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, मार्केट में कैसा बिजनेस चल रहा है और उसके यहाँ पे कैसा हो रहा है। तो हर चीज़ों का एनालाइज करेगा, एनालाइज करके उसको जो भी कमियाँ या जो अच्छा चीज़ उसको मिलता है उसको ठीक करता है, कमियों को ठीक करके अच्छी चीज़ को इम्प्लीकेशन करता है, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करता है ताकि उसका फर्म लंबे समय तक सर्वाइव कर पाए। कोई भी फर्म अगर सर्वाइव कर गया तो ही प्रॉफिट अर्न कर पाएगा, और प्रॉफिट अर्न करेगा तो वो अपना ग्रोथ कर पाएगा। ठीक है। फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटी ऑफ बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। टॉप लेवल मैनेजर्स जो होते हैं ना, वो सोसाइटी के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम निभाते हैं कि उनका बिजनेस सोसाइटी के टूवर्ड्स कैसा काम कर रहा है, कहीं गलत तो काम नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जिससे कि सोसाइटी को गलत मैसेज जा रहा है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल मैनेजर्स की होती है। लाइसेंस विद आउटसाइड वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल मीटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सेट्रा। लाइसेंस का मतलब होता है मेल मिलाप करना, मिलना जुलना। ठीक है। तो अगर इसको कहीं बाहर जाके मीटिंग में मिलना होगा या गवर्नमेंट मीटिंग करना होगा तो ये अपने कंपनी का एज अ रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, मतलब ये अपने कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि कोई छोटा मोटा वर्कर या छोटे मोटे हम स्टाफ को भेज देंगे। वहाँ पे फिर ये टॉप लेवल के मैनेजर्स ही जाते हैं अपने कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट होगा डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरप्राइज। तो इंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव को ये क्या करेगा, सेट करेगा। डिटरमाइन करने का मतलब सेट करना कि हमारे इंटरप्राइज का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, किस तरीके से प्रॉफिट को अर्न करना है। तो ये सारा फंक्शन था टॉप लेवल मैनेजमेंट का। आई होप ये आपको समझ में आया है। सेकेंड हम लोग देखेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसमें हम लोगों ने देख लिया था कौन कौन से मैनेजर्स यहाँ पे आएंगे। तो पहले इसके फंक्शन को हम लोग देखेंगे, कैरी आउट प्लान्स फॉर्म्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो ब्लूप्रिंट बनाता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव बनाता है, प्लानिंग करता है, उस प्लानिंग को ये क्या करता है, कैरी आउट करता है। कैरी आउट मतलब उस प्लानिंग को आगे ये एग्जीक्यूट करवाता है। इंटरप्रिटेड द पॉलिसीज फॉर्म्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। इंटरप्रिटेड का मतलब होता है उसको दिखाना या समझाना। तो जो भी पॉलिसी बनाया जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू, उस चीज़ को वो इंटरप्रिटेट करता है। इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज़ नेसेसरी पर्सनल्स, और ये भी इंश्योर कराते हैं कि उनका डिपार्टमेंट एक नेसेसरी पर्सनल, मतलब कि जितना ज़रूरत है उतना पर्सनली ये लोग काम अपना करते हैं। फोर्थ है असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉयज़। और ये मिडिल लेवल वाले क्या करते हैं, एम्प्लॉय को ड्यूटी असाइन करते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ये देते हैं। क्योंकि मिडिल लेवल वाले हैं तो ये फिर अपने एम्प्लॉय को, उसके नीचे वाले जितने भी मैनेजर्स हैं उनको ये ड्यूटीज़ वगैरह देते हैं। मोटिवेट एम्प्लॉयज़ टू अचीव डिज़ायर ऑब्जेक्टिव। और ये अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते रहते हैं ताकि वो डिज़ायर ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या करते हैं, कोऑपरेट मतलब एक तरीके से मिल के काम करते हैं ताकि सारे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन बना रहे और बिजनेस का जो फंक्शन है वो बहुत स्मूथ चले। अगर एक डिपार्टमेंट आगे और एक डिपार्टमेंट पीछे रहेगा ना तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे बिगड़ जाएगा और बिजनेस का काम रुक जाएगा और बिजनेस का नाम खराब हो सकता है। तो यहाँ पे इनको रखा जाता है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट अच्छे से करें। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटी ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट। तो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट की जितनी भी एक्टिविटी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कौन कौन इस लेवल में मैनेजर्स आते हैं, उनको हम लोगों ने उस पिरामिड से पढ़ लिया था। अब इनके फंक्शन को यहाँ पे देखेंगे। पहला, मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस एंड डेवलप हेल्दी रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। इसको समझिएगा, यहाँ पे एक ये सुपीरियर है और इसके अंडर में जो काम करता है उसको सबऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, जो मेन होता है काम को करवाता है, ठीक है, ये मैनेजर्स हो गया और ये इसके अंदर में वर्कर हो गया।
तो ये सुपीरियर क्या करता है, इससे काम करवाएगा तो यहाँ पे एक गुड कंडीशन प्रोवाइड करेगा इसके लिए, तभी ये काम अच्छे से कर पाएगा। जब तक गुड कंडीशन नहीं होगा वर्किंग का, हेल्दी रिलेशनशिप नहीं होगा, अगर ये चिल्ला चिल्ला के इससे काम करवाएगा, डांट के काम करवाएगा, तो ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो इससे काम करवाना है तो एक हेल्दी रिलेशन, एक गुड कंडीशन इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा सबऑर्डिनेट को, तभी वो काम कर पाएगा। ठीक है। लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, तो वर्कर्स की सेफ्टी को ये ध्यान में रखेगा कि कहीं पे फैक्ट्री में वर्कर्स के साथ कोई दुर्घटना ना घट जाए, तो उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान ये रखता है। दे ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एंड इंश्योर स्टीडी फ्लो ऑफ आउटपुट, और ये भी चेक करते कि कोई प्रोडक्शन में प्रोडक्ट बन रहा है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो और आउटपुट एकदम अच्छे से हो रहा है, मतलब कि प्रोडक्शन बहुत अच्छे से निकल रहा है। इनपुट लगाते हैं, प्रोसेस होता है, देन आउटपुट आता है, तो आउटपुट का जो फ्लो है ना वो स्टीडी हो, मतलब फास्ट हो। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन आउटपुट बाहर निकल गया उतना जल्दी हम मार्केट में उसको सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही बताया जाए, क्वालिटी अच्छा होना चाहिए और फ्लो ऑफ आउटपुट स्टीडी होना चाहिए, मतलब फास्ट होना चाहिए। मिनिमम वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड, और यहाँ पे क्या करना है, जितने भी मटेरियल्स है, जैसे जस्ट लाइक रॉ मटेरियल से हम लोग कोई प्रोडक्शन करें तो उसका वेस्टेज ना हो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, और वहाँ पे सेफ्टी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड लॉयल्टी ऑफ वर्कर्स, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है ये लोअर लेवल मैनेजर्स कि जो भी प्रोडक्ट निकल के आए उसका क्वालिटी अच्छा हो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी होना चाहिए आउटपुट का, और अपने वर्कर्स के टूवर्ड्स लॉयल्टी होना चाहिए, मतलब ईमानदार होना चाहिए, उनके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द हार्ड वर्क, discipline and loyalty of workers, and workers are controlled and managed by superior level managers। तो यहाँ पे वही बताया जाए कि अगर क्वालिटी क्वांटिटी को हम लोग मेंटेन करना चाहते हैं तो डिपेंड करता है हार्ड वर्क के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर, और अगर हम वर्कर्स के साथ लॉयल्टी रहेंगे, वर्कर्स का लॉयल्टी और वर्कर्स हमारे लिए ईमानदार, हम वर्कर्स के लिए ईमानदार रहेंगे, तो ये काम बनेगा। और वर्कर्स को कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है इन्हीं के थ्रू, मतलब सुपरवाइज़र मैनेजर्स के थ्रू किया जाता है। आई होप स्टूडेंट आज का वीडियो आपको समझ में आया है, और इसमें कुछ ही टॉपिक्स बचे जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी, तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब समय नहीं है, जितना जल्दी आप ये जान जाएंगे और जल्दी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, आपका कोर्स उतना ही जल्दी कंप्लीट होगा और आपको रिविज़न करने का मौका मिलेगा। जितना अच्छे से रिविज़न करेंगे आपको उतना ही याद रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।